हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग देसी मॉम एडवेंचर डायरी। आज का दिन जो है मेरा स्टार्ट हो रहा है कोई 12 बजे क्योंकि एरन को नींद आ रही थी और वो कहते हैं कि जब वो सो रहा हो तो उसके साथ ही बैठे रहो। तो मैं तकरीबन कोई 2-1 घंटे उसके पास बैठी रही हूँ और अब मुझे लगता है वो गहरी नींद में है, तो मैं थोड़ा सा मतलब अपना दिन की जो रूटीन है वो स्टार्ट करूं, क्योंकि आज डेविड काफ़ी जल्दी गए थे और अब उन्होंने जल्दी ही आ जाना है। तकरीबन 3 बजे तक वो आ जाएंगे, तो उससे पहले पहले जो है मेरी कोशिश है कि मैं चीज़ें रेडी रखूं, उनके लिए खाना रेडी रखूं। तो चले ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। चाय बनाती हूँ ताकि साथ साथ चाय पिए। आजकल मैं थोड़ी सी ब्राउन शुगर डालती होती हूँ। मैंने डाला दूध। बाहर का चक्कर लगाना मेरे लिए ज़रूरी होता है। आज धूप भी नहीं है, क्लाउडी है और आप देख सकते हैं कि कितना प्लेजेंट वेदर हो रहा है। मुझे इस तरह का वेदर जो है वो काफ़ी पसंद है, और क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत गर्मी पड़ती है और मुझे नहीं पसंद गर्मियाँ, लेकिन इस तरह का वेदर, सर्दी मुझे बहुत पसंद है। और लकीली मैं ऐसे मुल्क में आ गई हूँ जहाँ पे ऐसा वेदर रहता है तकरीबन सारा साल। और यहाँ के जो लोग हैं वो तरसते हैं सनलाइट को, और अभी देखते हैं कुछ सालों में शायद मैं भी सनलाइट को तरसूं, लेकिन अभी तक तो मैं नहीं तरस रही। मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे वेदर में। मैंने मॉनिटर लगाया हुआ है ताकि मैं एरन पे नज़र रख सकूं। ये मॉनिटर जो है ये हमारे चर्च के बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बने हैं, उन्होंने दिया, और ये काफ़ी यूज़फुल है। मतलब अभी मैं अगर बाहर भी जाऊं तो इसको मैं ले जाती हूँ और मुझे पता चलता रहता है कि एरन सो रहा है कि जाग रहा है। व्लॉग में, कल के व्लॉग में आपने देखा कि मैंने इंशिलाडास बनाए थे और कुछ तोर्तीला ब्रेड जो थी वो पड़ी हुई थी, तो उसकी आज मैं बना रही हूँ टोकोस। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, जस्ट द वे कि उसको रैप कैसे करते हैं और उसकी फिलिंग क्या है। तो चले टोकोस बनाते हैं। ले आइए आपकी मनपसंद जिंगल टून। और ये देखें, यम्मी यम्मी से रेडी हो गए हैं, खा के देखती हूँ। ये देखें एरन को, ये खेल रहा है और डेविड ने मेरे लिए लस्सी बनाई है और खुद जो है वो चाय बना रहे हैं। अगर आपको दुनिया की बेस्ट लस्सी पीनी है, बेस्ट कॉफ़ी और बेस्ट चना चाट खानी है तो आप मेरे घर आए, क्योंकि डेविड जो है ना सबसे अच्छी बनाते हैं। और हाँ, बेस्ट पराठे। सुनो, इस हफ्ते पराठा खिलाओगे बना के? अच्छा अच्छा जी। संडे को है।
और ये देखें, एरन फुल कोशिश कर रहा है उल्टे होने की। यार पैर फंसा के ना उसमें है और उल्टा होने की कोशिश हो रही है। आज तो सारा दिन मेरा फेवरेट वेदर है, तो मैं और एरन वॉक पे निकले हैं। वॉक पे मैं और एरन निकले तो बारिश हो गई, साथ एरन सो गया तो हमें वापस आना पड़ा। एरन सो गया है, वापस आ गए हैं। ये देखें कितने गहरे क्लाउड बने हुए हैं। थोड़ा सा ही हम निकले थे तो वापस चलते हैं। तो कल जैसे मैंने आपको अपने व्लॉग में बताया था कि मैं आपको डिटेल से बताना चाहूँगी कि यहाँ पे यूके में आप कैसे सेटल हो सकते हैं। और मैंने सोचा कि मैं जो हूँ अपनी जर्नी बताऊँ और फिर उसके बाद आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दूँ, ताकि आप लोगों के लिए ये व्लॉग जो है ना कि सिर्फ एंटरटेनमेंट हो, बल्कि ये व्लॉग आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव हो, कुछ यूज़फुल हो। तो मैं इधर आई स्टडी वीज़ा पे। मेरी इंगेजमेंट हो गई थी और मैं हमेशा से जो है वो बाहर की डिग्री लेना चाहती थी। तो फिर मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं यहाँ आई। मैंने यहाँ पे मास्टर्स डिग्री की। यहाँ की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी। वहाँ से मैंने मास्टर्स किया डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड रेजिलियंस में। और उसके बाद जो है डिग्री मेरी एंड जो है वो लास्ट ईयर दिसंबर में हुई। और उसके बाद जो है मैं यहाँ सेटल हो गई। वो डिफरेंट है कि मैं कैसे सेटल हुई और मेरा कौन सा वीज़ा स्टेटस है, बट मेन जो था वो मैं आपको आज बताऊंगी कि स्टडी वीज़ा का पूरा प्रोसीजर, कि कैसे मैंने स्टार्ट किया या आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरह से क्या क्या स्टेप्स थे। जो स्टडी वीज़ा है उसका मैं आपको बता दूं कि लोएस्ट रेट ऑफ रिजेक्शन है अगर आपकी सारी चीज़ें ऑथेंटिक हैं और अगर यूनिवर्सिटी अच्छी है जहाँ से आपको ऑफ़र लेटर या कैश आया है। अप्लाई कौन कौन कर सकता है? तो जिन्होंने बैचलर्स किया हुआ है, मतलब कि 16 इयर्स एजुकेशन, वो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा उससे कम भी, मतलब अंडर ग्रेड्स की जो हैं डिग्रीज़, वो भी अप्लाई हो सकती हैं। लेकिन अगर आप उस मास्टर्स और पीएचडी डिग्रीज़ करते हैं तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो है, स्पॉन्सरशिप जॉब्स जो हैं वो ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। एक ये है कि आपकी एजुकेशन इतनी हो, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। और जो इनके बेसिक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, आपने वो क्लियर किया हो, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ यूजुअली मतलब सारी नहीं, बट कोई यूनिवर्सिटी जो है सिर्फ आइल्स मांगती है, कोई यूनिवर्सिटी जो है आइल्स, टोफेल या पीटीई जो है ये टेस्ट है। तो ये आपने अगर किए हो, और इसमें स्कोर जो है वो हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से डिफरेंट है। मैंने जिस यूनिवर्सिटी से किया था तो उसमें आइल्स मांगते थे और आइल्स का जो ओवरऑल बैंड था वो 7 मांगते थे, और किसी में भी 6.5 से कम नहीं। तो इसी तरह से डिफरेंट जितनी रैंकिंग है यूनिवर्सिटीज़ की, उस हिसाब से वो लोग अपनी इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी। अब आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? इसके 2 तरीके हैं। एक तो है कि आप खुद कर लें, दूसरा आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू करवा लें। और अगर आप चाहें, आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट में बताएं, मुझे कांटेक्ट करें, मैं अपने कंसल्टेंट का आपको डिटेल्स दे दूँगी। दोनों चीज़ें अच्छी हैं। अपने ओन पे करने में थोड़ा सा ये है कि जो यूनिवर्सिटी से जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, बट जब कंसल्टेंट्स करते हैं तो एक तो वो प्रोफेशनल होते हैं, दूसरा ये है कि उनके यहाँ पे यूके में ही रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे होते हैं जो कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं, तो वो इजी हो जाता है उनके लिए, और आपको भी ज़्यादा मतलब कि इतना हेक्टिक नहीं होता आपके लिए। मैंने पहले खुद करने की कोशिश की, लेकिन मुझे सिर्फ फॉर्म्स जो थे वो सही से फिल नहीं हो रहे थे, कुछ चीज़ें थी, तो फिर मैंने कंसल्टेंट से अपना सारा प्रोसीजर कराया। लेकिन जो मैंने अपने ओन पे किया वो 2-3 चीज़ें थी। वो पहली तो ये थी कि मैंने सब्जेक्ट कौन सा लेना है, फील्ड कौन सी लेनी है, क्योंकि पाकिस्तान में मेरा जो सेक्टर है वो एनजीओ सेक्टर है जहाँ मैं काम करती थी,
और मुझे इंटरेस्ट था डिज़ास्टर मैनेजमेंट और इस तरफ इस साइड पे। और उसके अलावा ये है कि मतलब मेरे हिसाब से जो है ये काफ़ी आज न्यू फील्ड है और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। सो मैंने ये सब्जेक्ट देखा, उसके बाद मैंने देखा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ये सब्जेक्ट ऑफ़र कर रही हैं। आप सिर्फ एक सब्जेक्ट ना देखें, आप काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स या जो है फील्ड्स वो सेलेक्ट करके उसको देख सकते हैं। फिर देखा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसको ऑफ़र कर रही हैं और आप किस जगह रहना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप देखें। उसके बाद फिर आपने यूनिवर्सिटी को मतलब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपने कंसल्टेंट के थ्रू या ख़ुद जो है वो अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र लेटर सेंड करेंगी, कंडीशनल या अनकंडीशनल। अनकंडीशनल होता है अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरे, मतलब आपने आइल्स भी दे दिया है, आपने डिग्रीज भी अपनी सबमिट करा दी, एवरीथिंग। कंडीशनल जो है वो ये है कि अगर आपने आइल्स वगैरह नहीं दिया तो वो कहेंगे कि हम ऑफ़र करें अगर आप हमारी आइल्स की रिक्वायरमेंट या जो भी इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करें। तो उसके बाद वो आपको इंटरव्यू की डेट बताएंगे। आपसे एक बहुत ही लाइट किस्म का एक इंटरव्यू होगा कि जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, आप यूके क्यों आना चाहते हैं, आपको इस कोर्स में क्या पसंद आया, इस तरह के कुछ सवाल। उसके बाद फिर आपको कैश मिलेगा। कैश जो है वो लेटर सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि आप अपनी जब आप वीज़ा सबमिट करते हैं तो उसमें आप कैश देते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कैश के बाद फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप कंसल्टेंट करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके कंसल्टेंट का हेडेक है। वो सारी चीज़ें, मतलब मेरे कंसल्टेंट ने टीबी टेस्ट भी बुक कराया, कैश जब मिल गया उसके बाद उसने मतलब मेरा वीज़ा अप्लाई करने के लिए फॉर्म्स फिल किए, कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने लेके जाने हैं, फाइल्स बनवाई, हर चीज़ की। तो ये सारी चीज़ें कंसल्टेंट कर देते हैं। वीज़ा प्रोसेस जो है वो ये है कि आप जब वीज़ा की एप्लीकेशन सबमिट कराते हैं उसके साथ ही आपने अपना एक टीबी टेस्ट भी कराना होता है। और फिर आपको डेट मिलती है बायोमेट्रिक की। बायोमेट्रिक वाले दिन आप जाते हैं, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको वो बताएंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, जिसमें आपकी डिग्रीज होंगी, आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, आपका कैश लेटर होगा, तो आईडी कार्ड और इस तरह से पासपोर्ट। तो आप वो सारा ले जाते हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और बस ये समझें आपका वीज़ा सबमिट हो गया। अब बात करते हैं कि इस सब चीज़ों में ख़र्चा कितना आएगा। सबसे जो महंगी चीज़ है वो है आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस। मैं जब आई थी लास्ट ईयर मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस थी कितनी थी? 16,600 पाउंड्स, ठीक है। और तब जो है वो पाउंड भी तकरीबन 260-270 के बीच में था, फ्लक्चुएट होता रहता था। और अब जो है मैंने अभी रिसर्च की है और मेरी ही यूनिवर्सिटी में जो कोर्स मैंने किया था उसकी फ़ीस तकरीबन 18,600 है। तो लेकिन और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मतलब कि आपको 15,000 पाउंड से लेके 19,000 पाउंड तक के बीच में यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करनी होगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो आपको स्कॉलरशिप भी देती हैं, तो आपके मतलब 2,000-3,000 पाउंड वो आपको स्कॉलरशिप दे देती हैं। उसके बाद जो है आपका कंसल्टेंट फ़ीस है जो कि 30 to 50,000 हो सकती है, उससे आगे पीछे हो सकता है। फिर आपका टीबी टेस्ट है, 15,000 उसकी फ़ीस है। फिर आपकी वीज़ा फ़ीस है। वीज़ा फ़ीस तकरीबन आपकी 363, मैंने अभी इसकी यूके की वेबसाइट से चेक किया तो 363 पाउंड, जो कि 1,00,000 से थोड़ा ऊपर बनती है। और फिर उसके साथ साथ आपकी हेल्थ इंश्योरेंस सरचार्ज, क्योंकि जब आप यहाँ आते हैं तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हुई होती है,
तो वो तकरीबन 700 to 800 पाउंड ये है एक इंसान की। सो ये सारे एक्सपेंसेस हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी के लिए तो कुछ फ़ीस कैश लेने के लिए आप पे करते हैं, समझे। वो कभी वो आपसे 25% मांगते हैं, लेकिन मैंने जैसे था मैंने 50% जो फ़ीस थी वो पे की थी, मतलब 7,000 पाउंड। और उसके बाद आपको बाकी की रकम जो है और जितना आप की कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी एक साल की, वो आपको बैंक स्टेटमेंट में शो करनी पड़ती है। मतलब कि मुझे इस तरह से था, उन्होंने बताया था कि आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग एक महीने की समझे 800 पाउंड है, तो एक साल के जो हैं आपके इतने पाउंड ये हो गए, और उसके बाद 7,000 आपकी ये फ़ीस है, तो टोटल आपके तकरीबन कोई 16,000 पाउंड आपके बैंक में होने चाहिए, शो होने चाहिए कि ये 6 महीने से मेरे इस जो नहीं 2 महीने होता है ना, 30 डेज़ की जो है ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है कि मेरे पास इतने पैसे हैं। ये हर सिटी का, हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है। ये भी आपके जो कंसल्टेंट हैं वो आपको बेटर बता देंगे कि मतलब कितनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। सो मेरी जो थी वो तकरीबन 45 लाख तक बैंक स्टेटमेंट थी जो मैंने मतलब मेंटेन की थी। ये था मेरी तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन। मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम आपको जितना बता सकूं जितने कम टाइम में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ें हेल्पफुल होंगी आपके लिए। और मैं अपने व्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।